हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं एक बेस्ट चैप्टर का, जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर सबको पसंद होता है क्योंकि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका शॉर्ट वीडियो रिवीजन करा दें ताकि आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा से कर लें। और इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, हर एक बात उसमें समझेंगे लेकिन लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और इसे लिखते चलेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसे एक वीडियो या दो वीडियो में पूरा कवर कर दें। तो अगर हम दो वीडियो में बनाएं तो पहलका वीडियो में, जो पहला आज वाला वीडियो होगा, उसमें हम लोग केवल परिभाषा, डिफिनीशन को देखेंगे, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरे वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल को पॉलीमराइजेशन करके बढ़िया से उसको समझेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम जाया किए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। बाबू, पॉलीमर जो होता है ये, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसके वर्ड को तोड़ते हैं। तो पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पोली और दूसरा है मर। पोली का मतलब होता है, यहाँ पे पोली एक वर्ड है पोली, और प्लस ये दूसरा जो वर्ड है ये है मर। मर से बना है। पोली को अगर हिंदी में बोले तो इसका हिंदी होता है बहुत अधिक, या बहु, या अधिक कह सकते हैं। तो पोली का मतलब होता है बहुत अधिक, यहाँ पे इसका मतलब कह सकते हैं बहुत अधिक। बहुत अधिक, पोली का मतलब होता है बहुत अधिक। और मर, ये जो मर वर्ड है, मर का मतलब होता है पाठ। पाठ होता है, या इसी को भाग कह सकते हैं हिंदी में, या हम कहें अगर इस चैप्टर के दृष्टि से तो इसे अणु कह सकते हैं। अणु कह सकते हैं। तो बहुत सारे या बहुत अधिक भाग मिलकर या बहुत अधिक अणु मिलकर जब किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं या जब किसी बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम आएंगे। थोड़ा इसको समझने के लिए एक और हमको छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, मोनोमर्स। अगर हम इसे समझ लेते हैं ना तो पॉलीमर समझने में मेरे को 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा। बस इसको देख लें, मोनोमर्स को। अच्छा, मोनोमर्स जो वर्ड है यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका हिंदी होगा एकलक। मोनोमर्स बेसिकली छोटे छोटे अणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छोटे छोटे अणु। ये छोटे छोटे जो अणु होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में सजते हैं तो बड़े अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोमर्स है यहाँ पे छोटू, ये जो मोनोमर्स है ये छोटे छोटे अणु होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे अणु होते हैं। ये छोटे छोटे अणु होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे अणु होते हैं और इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। निर्माणकारी ब्लॉक कह सकते हैं, निर्माणकारी ब्लॉक कह सकते हैं। यानी इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। अब इसे बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कह सकते हैं? देखिए, ये बड़े बड़े अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। मोनोमर्स छोटे छोटे होते हैं, ये खुद छोटे होते हैं, और जब मोनोमर्स आपस में गुथते हैं, जुड़ते हैं तो बड़े बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो बड़े बड़े अणु के लिए ये जो मोनोमर्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। मतलब जैसे घर या दीवार को बनाते समय, हम ईंटों को जोड़ जोड़ के हम बड़ी सी दीवार खड़ा करते हैं, तो दीवार के लिए ईंटा जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य करता है। वैसे ही बड़े बड़े अणुओं के निर्माण के लिए मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। आपको पता है आपका बॉडी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं जो हैं आपके शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब इन कोशिकाओं के मिलने से सजने से, एक में गुथने से एक बड़ा सा आपका शरीर बना। वैसे ही मोती का माला, मोती जो होते हैं छोटे छोटे मोती, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। जब ये छोटी छोटी मोती आपस में जुड़ते हैं तो बड़े माला का निर्माण करते हैं। वैसे ही ये आप इन्हें मोनोमर्स को बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। और यही मोनोमर्स बहुलक का निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जब ये छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं, और ये सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं,
तो पॉलीमर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे, इन्हें पार्ट ना बोलकर हम एक शब्द में इन्हें मोनोमर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनोमर्स। तो ये मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स। यही मोनोमर्स आपस में जब मिलते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉलीमर जो है ये बृहद आणविक है। क्या है? बृहद आणविक होता है, माने बहुत बड़ा अणु होता है, और ये इसका द्रव्यमान भी अधिक होता है। याद रखिएगा इसका द्रव्यमान भी क्या होता है? अधिक होता है। और कोई पूछे कितना इसका द्रव्यमान होता है, तो इसका 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 U तक इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो पॉलीमर जो होता है एक बृहद अणु होता है जो किससे मिलकर बना होता है? मोनोमर्स के संयोग से बना होता है। मोनोमर्स आपस में जब मिलते हैं तो बनता है। और याद रखिएगा कि इसका द्रव्यमान भी अधिक होता है। इसका द्रव्यमान भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान भी अधिक होता है। और इसके द्रव्यमान जो होते हैं वो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 तक होते हैं। क्या आप समझ गए? ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे बाबू छोटू नोट्स में यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे एकदम नोट्स में लिख लेंगे, प्यारा सा नोट में लिख लेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। याद रखिएगा सभी पॉलीमर जो होते हैं, सभी पॉलीमर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सभी जो पॉलीमर होते हैं छोटू, सभी जो पॉलीमर होते हैं वह बृहद अणु होते हैं। सभी पॉलीमर बृहद अणु होते हैं, माने बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, माने इनका द्रव्यमान हमेशा ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि सभी बृहद अणु, आप ये नोट्स बना लेंगे ध्यान से, सभी बृहद अणु पॉलीमर नहीं होते हैं। सभी बृहद अणु पॉलीमर नहीं होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो पॉलीमर, सभी पॉलीमर बृहद अणु होते हैं, माने इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और ये बड़े बड़े होते हैं। लेकिन सभी बृहद अणु पॉलीमर नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बृहद अणु हैं, बड़े अणु हैं जो पॉलीमर नहीं होता है, वो मोनोमर्स के संयोग से नहीं बने होते हैं, उसमें छोटे छोटे अणु नहीं होते हैं, छोटे छोटे अणु नहीं होते हैं। जैसे आप लोग क्लोरोफिल का नाम सुने होंगे, क्लोरोफिल। बाबू क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल के वजह से पत्तियाँ हरे दिखती हैं। अब GK, GS या 12th के बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल छोटू, क्लोरोफिल बृहद अणु है, ये बृहद अणु है, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल बृहद अणु है लेकिन पॉलीमर नहीं है। ठीक है, क्या इतनी बातें आप समझ चुके? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे पॉलीमर को समझ लिए और मोनोमर्स को समझ लिए। ठीक है, हम लोग पॉलीमर्स को और मोनोमर्स को समझ लिए। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखें कि मोनोमर्स होता है, क्या होता है? मोनोमर्स होता है, ये छोटे छोटे अणु होते हैं और ये बनाते हैं पॉलीमर। ये क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। और ये जो पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर, मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, तो ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं छोटू? ये किस बॉन्ड के द्वारा? कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कोवालेंट बॉन्ड, इसको हम लोग सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ये कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, यह कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कोवालेंट बॉन्ड को आप लोग देखे होंगे सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मोनोमर्स पॉलीमर्स में आपस में जुड़े होते हैं वो सारे के सारे कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को ये बता दें कि अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना में आपको समझ में आए उतना में आप स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है। राउर बोली राउर विचार भोजपुरी में कहल जाला, रौरा लो जेंग चाही लो ओंग कर ली लो। अच्छा, आगे चलता नहीं हमनी के, अब हमनी के पास बावे पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण मतलब जब ना कि जिस वर्ड के लास्ट में हम लोग करण लगा देते हैं मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक है, देखिए जैसे बहुलीकरण लगाए हैं, तो बहुलीकरण या पॉलीमेराइजेशन का मतलब होता है यह एक, यहाँ पे ध्यान दे छोटू, ये ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देंगे। यह एक क्या है? प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा,
पॉलीमराइजेशन एक प्रक्रिया है। अच्छा, इस प्रक्रिया में क्या होता है? अब आप पूछेंगे कि सर ये प्रक्रिया है, यह एक क्या है? प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर जो आपके छोटे छोटे अणु है, छोटे छोटे अणु है, ये आपस में जुड़कर किस बॉन्ड के द्वारा? कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे देखिए, कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़कर ये पॉलीमर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पॉलीमर का निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण। और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं भैया? ये कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा? कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा। क्या ये बात याद रहेगी? तो बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़कर संयुक्त होकर और क्या बना रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप कई बार सुने होंगे कि ये छोटे छोटे ईंट्स आपस में जुड़कर एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ईंट्स आपस में जुड़कर एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं, एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, एक मिनट, थोड़ा मच्छर बहुत है और यहाँ पे मोनोमर्स, सॉरी मिट गया थोड़ा सा। ठीक है, मच्छर मिटा दिए। बेसिकली आजकल मच्छर भी टेक्नोलॉजी जानते हैं, टेक्निकल हो गए हैं। ठीक है, तो मच्छर जो है मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ईंट्स हैं, ये आपस में ईंटें मिलकर दीवार का निर्माण कर रहा है दीवार का निर्माण कर रहा है। तो ये दीवार चुनाई की जो प्रक्रिया है, दीवार ईंटों पर ईंट सजाने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं चुनाई या जोड़ाई। आप लोग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? जोड़ाई। इसे हम जोड़ाई बोलते हैं गांव देहात में, या इसी को हम लोग चुनाई बोलते हैं। चुनाई या जोड़ाई बोलते हैं। जब हम ईंटों को मसाला के द्वारा जोड़ते हैं तो इसे हम जुड़ाई बोलते हैं। तो ये जो जोड़ाई है, ये एक प्रक्रिया हो गई। वैसे ही पॉलीमराइजेशन भी क्या है? प्रक्रिया है। पॉलीमराइजेशन भी एक क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए पॉलीमराइजेशन एक क्या है? प्रक्रिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया को देखते हैं कि कैसे पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे हम कुछ पॉलीमर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोलोथीन हो गया। पोलोथीन ये भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है, याद रखिएगा, पोलोथीन। अब कोई पूछे पोलोथीन किससे बनता है, तो पोलोथीन के जो मोनोमर्स होते हैं मोनोमर्स का मतलब एकलक जिससे पोलोथीन बना होता है, वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है ईथीन होता है। क्या होता है? ईथीन। इसके नाम में ही छुपा हुआ है ईथीन होता है, और ईथीन से पोलोथीन बनता है। अच्छा, कैसे बनता है? आइए दिखाते हैं कैसे बनता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ईथीन का सूत्र हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग जानते होंगे। और आपको पता है कि बहुत सारे इथिन मिलेंगे तब जाके पॉलीथीन बनेगा। आप अब जानते हैं बहुत सारे इथिन मिलेंगे। इथिन एक छोटे मोनोमर्स हो गया, यही इथिन बार बार आपस में जुड़ेगा, एक साथ जुड़ेगा तो बहुत बड़ा निर्माण करेगा, एक बड़े अणु का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग पोलोथीन कहेंगे। तो यहाँ पे CH2 जो है इथिन है। अब इसको पोलोथीन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी संख्या ज़्यादा लेंगे। अब हमें तो पता नहीं है कि भाई कितना संख्या लेंगे हम, ये तो पता नहीं है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसकी संख्या n ले लेंगे। कितनी ले लेंगे? n। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है छोटू, ध्यान दीजिए इधर। इसके डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना है, तोड़ दिए, और कुछ नहीं करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए। CH2 एक बॉन्ड तोड़ दिए तो एक बॉन्ड बचा, CH2 हो गया, और एक बॉन्ड यहां से जो तोड़े हैं तो इसके पास और इसके पास एक बॉन्ड कम हो गया, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड इधर, ऐसे कर दीजिए, और जो n आगे लगाए हैं वो n यहाँ पे लगा देंगे। n का मतलब होता है बहुत सारे अणु, तो n का मतलब बहुत सारे अणु का मतलब पोली का मतलब बहुत सारा अणु। किसका अणु? इथिन का। ये इथिन है ना, तो इथिन का, तो इथिन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पोलोथीन। ठीक है, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं? तो इथिन, बहुत सारे इथिन आपस में जोड़कर पोलोथीन बना लिया। वैसे ही अब पोलोथीन का प्रयोग आप जानते हैं, पोलोथीन का प्रयोग तो हम लोग बहुत करते हैं। वैसे ही एक और हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर
पीवीसी पाइप, आप लोग नाम सुने होंगे पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप जो होता है इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगहों पे करते हैं। पीवीसी पाइप का प्रयोग जो होता है वो बहुत जगहों पे होता है। जैसे आजकल घर जो बन रहा है, घर के अंदर मोटर का पाइप डालना हो या इलेक्ट्रिक का पाइप डालना हो, या कई बार लोग गांव देहात में कल हलवाते हैं या मोटर लगवाते हैं, तो उसमें जो पानी का पाइप लगता है वो सब पीवीसी पाइप होता है। इलेक्ट्रिक वाला जो पाइप होता है सारा पीवीसी पाइप होता है। तो पीवीसी पाइप भी एक प्रकार का पॉलीमर है। देखिए कैसे बनता है। पीवीसी पाइप जो बनता है वो विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड यही है, इसी को विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल बोलते हैं। अब विनाइल पर क्लोराइड लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा छोटू, विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड है। अब इसका हम पॉलीमर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ये इसको इथिन को, ये इथिन को हम पॉलीमर में कन्वर्ट किए, इथिन को पॉलीथीन में कन्वर्ट किए, तो यहाँ पे पॉलीमेराइजेशन किए, पॉलीमेराइजेशन किए, यानी एक प्रक्रिया किए। ये मोनोमर्स रहा, ये मोनोमर्स है कि नहीं, ये क्या है, मोनोमर्स है। कौन सा मोनोमर्स है, इथिन है। तो हम इथिन को कन्वर्ट किए पॉलीथीन में, यानी मोनोमर्स से कन्वर्ट किए किस में, बहुलक में, पॉलीमर में, तो इसको पॉलीमेराइजेशन बोलेंगे। वैसे यहाँ पे विनाइल क्लोराइड है। अच्छा ये एक विनाइल क्लोराइड है तो इसके N अणु ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे पॉलीमेराइजेशन, क्योंकि हम पॉलीमेराइजेशन, ये मोनोमर्स है। अब मोनोमर्स से हम लोग पॉलीमर बनाने वाले हैं तो इस प्रक्रिया को पॉलीमेराइजेशन कहेंगे। आइए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसके एक डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड को छटका देना है। और उसके बाद लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl। आपको पता है कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी है, इस कार्बन के पास भी, तो एक इधर खींच देंगे एक इधर, और इसको लपेट के N लगा देना है। अब N का मतलब हो गया पोली। ये किससे बना हुआ है, विनाइल क्लोराइड से, तो विनाइल क्लोराइड, पोली विनाइल क्लोराइड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में PVC कहा जाएगा, PVC कहा जाएगा। ठीक है, तो PVC पाइप इससे बनता है। PVC क्या है, एक प्रकार का पाइप है। PVC एक प्रकार का पाइप है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, जो आपको लगे नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग। ठीक है, लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप कहेंगे तो एक और हम बता देंगे, एक और हम बताते हैं, एक और हम बता देते हैं। टेफ्लॉन का नाम आप सुने होंगे, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का पॉलीमर है। टेफ्लॉन यह बनता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 से बनता है। इसको बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा मतलब चार गो फ्लोरीन दिख रहा है आपको, टेट्रा फ्लोरो। आइए C डबल बॉन्ड C को क्या बोलेंगे, इथिन, इथिन बोलेंगे। ये एक प्रकार का मोनोमर्स हो गया, टेट्राफ्लोरोइथिन एक प्रकार का मोनोमर्स हो गया। और इससे हमको बनाना है पॉलीमर, इससे बनाना है पॉलीमर, तो इसका कर देंगे पॉलीमेराइजेशन। क्या कर देंगे, पॉलीमेराइजेशन, माने बहुलीकरण कर देंगे। मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करना बहुलीकरण कहलाएगा। इसके आगे लगा देंगे N, और डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ऐसे खींच के N लगा देना है। तो इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन। इसी को एक और नाम से जानते हैं टेफ्लॉन। क्या इस नाम से जानते हैं, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का प्रयोग याद रखिएगा बर्तन में होता है। बर्तन में, बर्तन जो होता है देखिएगा, बर्तन आजकल के जो मॉडर्न ज़माना का बर्तन आ रहा है उसमें हैंडल लगा रहता है, प्लास्टिक जैसा लगता है, जिससे आप लोग बर्तन को, गर्म बर्तन को भी उठा के रख देते हो। पहले के ज़माना में चावल बनाते समय, रोटी बनाते समय साफ़ी से लोग उठाते थे, अलग कपड़ा से उठाते थे। लेकिन आजकल बर्तन में ही सब लगा रहता है, प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है, और उसी प्लास्टिक के हैंडल से हम लोग आराम से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वही प्लास्टिक का जो हैंडल है उसको हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पॉलीमेराइजेशन समझ गए। तो हम लोग अभी तक 3 टर्म्स समझे, मोनोमर्स, मोनोमर्स छोटे छोटे अणु होते हैं। उसके बाद पॉलीमर, उन्हीं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर पॉलीमर बनता है। अच्छा, मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और हम लोग 3 पॉलीमर का एग्जाम्पल देखें। पॉलीथीन जो इथिन से बनता है, जिसका मोनोमर्स इथिन है। दूसरा यहाँ पे PVC पाइप जो विनाइल क्लोराइड से बनता है। ठीक है, और तीसरा टेफ्लॉन देखें, टेफ्लॉन जो था वो टेट्राफ्लोरोइथिन से बनता था। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे हम बनाए हैं, डबल बॉन्ड रहे तो एक बॉन्ड को तोड़कर दोनों बगल खींचकर N लगा देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और
टाइप की तरफ ध्यान देते हैं। बहुलक का प्रकार, देखिए बहुलक बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग आधार पर बहुलकों को कई प्रकार से बांटा गया है, समझ में आया? जैसे आप लोग इंसान को अगर बांटना चाहें, व्यक्तियों को बांटना चाहें तो आप कई आधार पर बांट सकते हैं। जैसे व्यक्ति के हाइट के अनुसार आप छोटे और बड़े में विभाजित कर सकते हैं। अच्छा, व्यक्तियों को एक तरह से और बंटवारा कर सकते हैं आप रंग के आधार पर, गोरे रंग के व्यक्ति, काले रंग के व्यक्ति। अच्छा, व्यक्तियों को आप उसके कमाई के अनुसार, ज़्यादा कमाई करने वाला, कम कमाई के अनुसार, तो आप अलग अलग आधार पर व्यक्तियों को बांटते हैं। ठीक वैसे ही बाबू, ठीक वैसे ही पॉलीमर को भी हम अलग अलग आधार पर कई भागों में बांटते हैं। जैसे पहला हम देख रहे हैं प्रकृति के आधार पर, प्रकृति नेचर के आधार पे। जैसे आदमी का भी नेचर होता है, आदमी की प्रकृति होती है। आज कोई आदमी अच्छा होता है स्वभाव में, कोई आदमी बुरा होता है, कोई आदमी बहुत खतरनाक बोलता है, जब भी वो उगलेगा तो अंगारे उगलेगा। और कुछ आदमी मीठे बोलते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो लगता है कि उनके मुंह से खीर के साथ साथ चीनी भी निकल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग आधार होता है। तो उसी में प्रकृति के आधार पर हम लोग पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रकृति के आधार पे दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग होमोपॉलीमर और दूसरे को बोलते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कहिए या मिक्स्ड पॉलीमर कहिए, इसको हम लोग हिंदी में मिश्रित बहुलक भी कहते हैं, मिश्रित बहुलक भी कहते हैं। इसको हिंदी में मिश्रित बहुलक कहते हैं। और इसे होमोपॉलीमर को एकल बहुलक कहते हैं, एकल बहुलक कहते हैं। आप लोग हिंदी एक बार आप किताब में भी देख सकते हैं, होमोपॉलीमर है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, क्या है होमोपॉलीमर। बाबू, होमोपॉलीमर जो होता है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा, यह एक ही प्रकार बोले तो माने जैसे कोई पॉलीमर बना हुआ है इथिन से, तो केवल इथिन से बना हो, उसमें इथिन के अलावा कुछ और ना है। कोई पॉलीमर विनाइल क्लोराइड से बना है तो विनाइल क्लोराइड से ही बना हो। जैसे मान लीजिए आप अलग अलग कंपनी के ईंटों से दीवार बनवाते हैं, घर बनवाते हैं। तो यदि आप केवल डॉन नाम के ईंटा से दीवार बनवाते हैं, तो आप केवल दीवार बनवाने के लिए जो मोनोमर्स यूज किए, माने ईंटा यूज किए, वो केवल एक कंपनी का यूज किए। लेकिन वही आप घर बनवा रहे हैं और 10 तरह के या 2 से अधिक तरह के ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, डॉन, राजपूत या अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, तो समझिए कि आप एक से अधिक प्रकार के मोनोमर्स यूज कर रहे हैं घर बनाने के लिए। वैसे ही पॉलीमर बनाने में अगर एक प्रकार के आप मोनोमर्स यूज कर रहे हैं, एक ही प्रकार के मोनोमर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एकलक का प्रयोग हो रहा है। यदि एक ही प्रकार के मोनोमर्स का प्रयोग होता है तो उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। याद रखिएगा, हमें उसे क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, होमोपॉलीमर का जो एग्जाम्पल है छोटू, वो है पॉलीथीन हो सकता है। पॉलीथीन में केवल इथिन से पॉलीथीन बना होता है, केवल इसमें एक ही प्रकार का मोनोमर्स होता है, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें केवल विनाइल क्लोराइड ही मोनोमर्स होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो वैसा पॉलीमर जो एक ही प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं, उन्हें हम होमोपॉलीमर कहते हैं या एकल बहुलक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, ये याद रखिएगा। लेकिन ये नाम से ही लग रहा है कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनते हैं। मतलब इन्हें बनने में, अगर ये दीवार होता है पॉलीमर, तो इसके बनने में एक से अधिक प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ रहता है, ठीक है। तो यह दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमर्स के मिलने से बनता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोमर से मिलने से बनता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर होता है, ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोमर से मिलने से होता है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है छोटू, नाइलन 66 बहुत अच्छा पॉलीमर होता है। इस नाइलन 66 का प्रयोग हम लोग ड्रेस मटेरियल में करते हैं या पैराशूट बनाने में करते हैं। पैराशूट आप देखते होंगे नाइलन का बना होता है। पहाड़ पे चढ़ने वाली रस्सियाँ होती है,
जाल होते हैं, ये सब नायलॉन छौ से बनते हैं। नायलॉन छौ हो गया, या इसी का एक कैटेगरी का आता है नायलॉन। नायलॉन 2-6 आता है, या 2-10 कह सकते हैं, नायलॉन 2-10 कह सकते हैं। ऐसे ही नायलॉन 2-6 भी आता है, नायलॉन 6 आता है। ये सारे के सारे जो हैं ये सब के सब मिक्स्ड पॉलीमर है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 2 तरह के मोनोमर्स लगते हैं नायलॉन 6 में। एक लगता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, एक तो ये मोनोमर्स है। हम सब आगे चल के बताएंगे आपको, सब आगे चल के बताएंगे, समझाएंगे कि ये हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन क्या है, इससे क्या होता है, ये नायलॉन 6 क्या है, पूरा पढ़ाएंगे अगला वीडियो में। तो ये हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन से और एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा छोटू, एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो नायलॉन 6 जो है, नायलॉन 6 जो है ये 2 प्रकार के मोनोमर्स से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये मिश्रित बहुलक है कि नहीं है। तो आप काम कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू छोटू, आगे बढ़ते हैं। स्रोतों के आधार पर एक पॉलीमर है, स्रोतों के आधार पे इसमें 3 प्रकार हैं। स्रोतों के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। स्रोतों के आधार पर पॉलीमर 3 प्रकार से हैं। एक है नेचुरल पॉलीमर, एक है संश्लेषित पॉलीमर, नेचुरल को हम लोग प्राकृतिक बहुलक बोलेंगे, और एक है अर्ध संश्लेषित बहुलक। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, स्रोत के आधार पे कह रहा है, स्रोत का मतलब हुआ ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्रोत से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। किस स्रोतों से प्राप्त होता है? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक स्रोतों से। आप लिखते चलेंगे, और कौन कौन से जो पॉलीमर आते हैं वो इसमें आ सकते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले जो है। जैसे ऊल हो गया, ऊल जो है एक प्रकार का, ऊल जो है छोटू एक प्रकार का ऊल मतलब ऊन जो है एक प्रकार का बहुलक है, लेकिन ये प्राकृतिक है। स्टार्च हो गया, स्टार्च का हिंदी स्टार्च होता है, स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। जिलेटिन का नाम सुने होंगे आप लोग, जिलेटिन भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन हो गया छोटू, प्रोटीन, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन पढ़े होंगे, प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। उसी प्रकार संश्लेषित बहुलक का बात करें तो संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं, ये पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं, ये पेड़ पौधे या जानवरों के खाल हो गए उनसे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से। लेकिन संश्लेषित जो बहुलक होते हैं ये प्रयोगशाला में बनते हैं, ये प्रयोगशाला में बनते हैं। किस में बनते हैं? प्रयोगशाला, लैब में बनते हैं छोटू। ये किससे बनते हैं? ये केमिकल्स से बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, यानी रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, याद रखिएगा। यह प्रयोगशाला में बनते हैं और ये रासायनिक केमिकल से बनते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे आप लोग पॉलीथीन का नाम सुने हैं, पॉलीथीन पेड़ पौधों से तो नहीं, लिख लेगा, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब पेड़ पौधे से नहीं प्राप्त होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल से बनते हैं। टेफ्लॉन का आप लोग नाम सुने होंगे, टेफ्लॉन भी जो है ये सब लैब में बनता है, प्रयोगशाला में बनता है। तो जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो वो प्राकृतिक बहुलक, और जो केमिकल से बने प्रयोगशाला में बनाया जाए उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं। और एक तीसरा छोटू है, एक तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित। अच्छा, अर्ध संश्लेषित जो है यह प्राकृतिक, याद रखिएगा, यह प्राकृतिक प्लस ये रासायनिक पदार्थों से भी बनता है, रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल से बना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? प्राकृतिक बहुलकों को रासायनिक ढंग से बनाते हैं, मतलब प्राकृतिक बहुलकों में कुछ रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं जिससे अर्ध संश्लेषित बहुलक तैयार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है वल्कनीकृत रबड़, जो आप लोग चाइनीज रबड़ बोलते हैं, जो आप छोटू आप लोग चाइनीज रबड़ बोलते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वल्कनीकृत रबड़। अच्छा, ये किससे बना होता है? ये किससे बना होता है वल्कनीकृत रबड़? यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यह
प्राकृतिक जो रबड़ होता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है रबड़, प्राकृतिक रबड़ जो होता है, उसमें अगर हम 2 से लेके 3%, 2 से 3% का मतलब होता है एकदम थोड़ी सी मात्रा में अगर हम सल्फर मिला दें, क्या मिला दें, सल्फर मिला दें, तो हमें प्राप्त होता है वल्कनीकृत रबड़, और ये मजबूत होता है। प्राकृतिक रबड़ कमजोर होता है, और जैसे इसमें सल्फर की मात्रा हम मिला देते हैं, जैसे इसमें सल्फर की मात्रा थोड़ी सी मिला देते हैं तो ये मजबूत हो जाता है और जल्दी टूटता नहीं है, जिसको हम लोग चाइनीज़ रबड़ भी कहते हैं। अच्छा, इसी प्राकृतिक रबड़ में ज़्यादा सल्फर की मात्रा मिला रहे हैं, यानी 20 से 30% अगर सल्फर की मात्रा मिला रहे हैं तो यह इबोनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह इबोनाइट बन जाएगा। इबोनाइट एक प्रकार का भी रबड़ है, ये भी एक प्रकार का रबड़ है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा टाइप देखें किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे। पहला देखें प्रकृति के आधार पे और दूसरा देखें स्रोत के आधार पे। अगर आप इसे समझ चुके हैं तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले हम पैनल पे चलते हैं, अगला हम टाइप देखते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, लिख लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक और बात यहाँ पे जानते हैं कि आखिर ये जो हम इबोनाइट लिख रहे हैं, ये इबोनाइट है, ये आखिर इबोनाइट है क्या? ठीक है, तो इबोनाइट याद रखिएगा एक कठोर रबड़ है, एक कठोर रबड़ है, एक कठोर क्या है? एक कठोर रबड़ है, एक कठोर रबड़ है। और यह सल्फर के अधिक मात्रा से बनता है, यह सल्फर के अधिक मात्रा से बनता है। ठीक है, यह सल्फर के अधिक मात्रा से बनता है, लेकिन छोटू इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग बहुत जगहों पे किया जाता है। इसका प्रयोग हार्ड रबर में किया जाता है, हार्ड रबर। इसका प्रयोग हार्ड रबर में किया जाता है। हार्ड रबर का मतलब हुआ कि रबर बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मशीनों में किया जाता है। इसका प्रयोग मशीनों में किया जाता है। इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। बैटरी का जो पार्ट्स होता है उसको बनाने में किया करते हैं। तो इबोनाइट एक कठोर रबड़ है जिसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है और ये सल्फर की अधिकतम मात्रा से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ गूंज रहा होगा क्योंकि खाली रूम है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर अगला जो है टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण, और तीसरा वर्गीकरण है। अच्छा, आप 2 वर्गीकरण पहले से पढ़ चुके हैं, ये तीसरा वर्गीकरण है। तीसरा वर्गीकरण जो है आप देख रहे होंगे कि संरचना के आधार पर है। ठीक है, संरचना के आधार पे 2 प्रकार के बहुलक होते हैं। एक होता है लीनियर बहुलक, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीनियर बहुलक, एक होता है ब्रांच चैन पॉलीमर जिसको हम लोग शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं, और एक और मिलेगा आपको नेटवर्क पॉलीमर या उसी को क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आपको बता दें कि रैखिक बहुलक जो है, ये रैखिक बहुलक है, इसकी संरचना जो होगी, इसकी जो संरचना होगी वो लीनियर होगी, रैखिक होगी। इसकी संरचना आपको कैसी दिखेगी? रैखिक दिखेगी। ठीक है, मतलब ये सीधा दिखेगा। रैखिक बहुलक जो है वो सीधा दिखेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि रैखिक बहुलक जो होते हैं इसमें मोनोमर्स समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संरचना हमेशा लीनियर होगी, सीधा आपको इसकी संरचना दिखेगी। और एक और बात याद रखिएगा, जब इसके मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके मोनोमर्स के बीच, इनके अणुओं के बीच कोई गैपिंग नहीं रहता है, एकदम एक दूसरे से संघनित रूप से जुड़ते हैं, एकदम अच्छा रूप से जुड़ते हैं, और ये एक दूसरे से क्लोज होते हैं, सटे होते हैं। मतलब एक मोनोमर्स दूसरे के मोनोमर्स के एकदम पास होता है, एकदम क्लोज होता है, और क्लोज होने की वजह से ये मजबूत एवं दृढ़ होते हैं, हार्ड एवं स्ट्रांग होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा, लीनियर जो पॉलीमर होते हैं इनमें तन्यता पाई जाती है। मतलब आप इसे तान कर, आप इसे खींच कर इसे हल्का लमड़ा भी सकते हैं, तो इसमें तन्यता पाई जाती है। ये कठोर होता है, हार्ड भी होता है। और एक बात और याद रखना है कि इसके मोनोमर्स के बीच
कोई गैपिंग नहीं पाई जाती है। ये क्लोज पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी संघनित रूप से जुड़े होते हैं। इनका घनत्व ज़्यादा होता है, इनका डेंसिटी ज़्यादा होता है। आप जानते हैं जब कण परमाणु या अणु एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं तो उनकी घनत्व बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा होगा और इनकी जो संरचना होती है वो नियमित होती है, मतलब इनके मोनोमर्स जो जुड़े होते हैं वो एकदम नियमित जुड़े होते हैं। देखिए कैसे, याद रखिएगा, इसमें मोनोमर्स रेगुलर, इसमें मोनोमर्स नियमित, इसमें मोनोमर्स नियमित संरचना बनाते हैं, इसमें मोनोमर्स नियमित संरचना बनाते हैं। एक और बात याद रखेंगे छोटू, यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, कि इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना जो होती है वो क्लोज पैक्ट होती है, क्लोज पैक्ट होती है। क्लोज पैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी होती है, एक दूसरे के अंदर घुसी हुई होती है, ऐसे एकदम क्लोज होती है, एक दूसरे के पास में होती है, तो क्लोज। इसको बोलते हैं बंद संकुल होती है, बंद संकुल होती है। तो इसकी संरचना एक दूसरे के काफ़ी क्लोज पैक्ट होती है। एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि ये मजबूत एवं दृढ़ होते हैं, मजबूत एवं दृढ़ होते हैं। जब कोई पॉलीमर, चाहे जो कोई पदार्थ मजबूत होता है और हार्ड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब ऊपर होता है, ऊंचा होता है, हाई होता है, और उसकी डेंसिटी भी हाई होती है, घनत्व भी हाई होता है। यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे आप देख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे कि इसका घनत्व ऊंच होता है। इसका घनत्व क्या होता है? ऊंच होता है छोटू, इसका घनत्व ऊंच होता है। और साथ में ये भी आप लिख लेंगे, यहाँ पे साथ में आप ये भी लेंगे, सर्दी जैसा हो गया है थोड़ा सा, साथ में आप ये भी लिख लेंगे कि इसका घनत्व तो ऊंच होता है। घनत्व क्यों ऊंच होता है? क्योंकि इसके परमाणु अणु सब एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, सटे होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग गलनांक कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऊंच होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऊंच होता है। ये है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब दौड़नांक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ऊंच होता है, ठीक है। तो ये रहा लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के कुछ हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं छोटू, यहाँ पे लीनियर पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। लीनियर पॉलीमर में आपको पोलोथीन मिल सकता है, लीनियर पॉलीमर में पीवीसी पाइप मिल सकता है, लीनियर पॉलीमर में टेफ्लॉन मिल सकता है। ये सारे के सारे लीनियर पॉलीमर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो क्या आप लीनियर पॉलीमर समझ चुके हैं? इसकी संरचना रैखिक होती है, इसकी संरचना एकदम सीधी होगी, इसकी संरचना सीधी होगी ऐसे, और ये इसमें मोनोमर्स जो होते हैं वो नियमित संरचना वाले होते हैं, रेगुलर इसको बोल सकते हैं, रेगुलर संरचना वाले होते हैं, रेगुलर संरचना वाले, ठीक है। चलिए, तो अगला इसमें है सेकंड नंबर, ब्रांच पॉलीमर। तो पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम ब्रांच पॉलीमर को समझाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसे हम थोड़ा सा साइड करते हैं, ये जो टर्म है इसे हम साइड करते हैं, और ब्रांच पॉलीमर को समझते हैं। यदि आपको लीनियर पॉलीमर याद रहेगा तो ब्रांच पॉलीमर को समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ब्रांच पॉलीमर को समझना मुश्किल नहीं है। क्या है ब्रांच पॉलीमर? देखिए यहाँ पे देखिए, ब्रांच पॉलीमर जो होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर है ये। ब्रांच चेन पॉलीमर जो होता है, इसमें संरचनाएं आपको सीधी दिखेगी और उसी संरचनाओं में थोड़ा बहुत कहीं शाखा जैसा दिखेगा। जैसे पेड़ होता है और पेड़ के साइड में शाखाएं निकली होती है, वैसे ही ब्रांच पॉलीमर भी होता है। जैसे इसकी अगर हम संरचना की बात करें
तो इसकी संरचना सीधा होती है, ऐसे संरचना सीधा आपको दिखेगी, ऐसे संरचना सीधा दिखेगी, और इसी में कहीं कहीं आपको कहीं थोड़ा कहीं ब्रांच जैसा दिखेगा। ब्रांच मतलब शाखा जैसा दिखेगा, ऐसे शाखा जैसा दिखेगा, ऐसे शाखा जैसा दिखेगा। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसी संरचनाएं दिख रही है आपको, तो ये कह सकते हैं कि ब्रांच चैन पॉलीमर है। ठीक है, याद रखना, ब्रांच चैन पॉलीमर में जो मोनोमर्स आपस में क्लोज होते हैं वो उतना क्लोज नहीं होते हैं जितना लीनियर क्लोज होता है, लीनियर में क्लोज होता है। ब्रांच वाले में, ब्रांच चैन पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इनकी संरचनाएं नियमित नहीं होती हैं, अनियमित होती है। अनियमित याद रखिएगा, इनकी संरचनाएं अनियमित होती है, इरेगुलर होती है, और इरेगुलर होने के कारण इनका घनत्व घट जाता है, इनका घनत्व घट जाता है, और ये उतना मजबूत नहीं हो पाते हैं, इतना दृढ़ नहीं हो पाते हैं जितना लीनियर वाला होता है, याद रहेगा। और एक और बात याद रखना है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है लीनियर के तुलना में। क्यों? क्योंकि ये लीनियर के तुलना में कम घनत्व रखते हैं, कम मजबूत होते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है, यहाँ पे एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है कि इनकी संरचना रैखिक और प्लस शाखित दोनों होता है। इसकी संरचना रैखिक प्लस शाखित दोनों होता है, मतलब सीधा भी होता है और उसमें ब्रांच भी निकला होता है। एक बात और याद रखना है छोटू, इसमें और बात ये कि याद रखना है, और एक बात याद रखना है कि इसकी संरचना जो है अनियमित होती है, अनियमित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? अनियमित होती है। ये इसकी संरचना अनियमित होती है, मतलब इसके अंदर जो मोनोमर्स होंगे वो नियमित सजे नहीं होते हैं, ऊबड़ खाबड़ इधर उधर सजे होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात आप याद रखेंगे कि इसकी घनत्व जो है, इसकी घनत्व जो होती है वो थोड़ा कम होती है, किसके तुलना में? लीनियर के तुलना में। जो अभी लीनियर आप देखें उसके तुलना में इसके घनत्व क्या होता है? कम होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये भी कम होता है, किसके तुलना में? लीनियर के तुलना में। और एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे, और बात एक याद रखेंगे कि यह कम मजबूत एवं दृढ़ होता है। यह कम मजबूत एवं दृढ़ होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्रांच चैन पॉलीमर। समझ क्या? आइए इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी इसका नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा बहुत टेफ्लॉन जैसा आ सकता है, टेफ्लॉन आ सकता है, नाइलन 6 आ सकता है। ठीक है, नाइलन 6 आ सकता है, और भी इसमें आ सकता है, जैसे नाइलन 6 आ सकता है। ये सारे के सारे जो पॉलीमर है, ये सब के सब जो पॉलीमर हैं, ये सब ब्रांच चैन पॉलीमर कहलाते हैं। कौन से पॉलीमर कहलाते हैं? ब्रांच चैन पॉलीमर कहलाते हैं। आप इन्हें नोट कर लेंगे और हम आगे चलते हैं। आप इन्हें नोट कर लेंगे। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे जो बनावट के आधार पर तीसरा प्रकार है, उस पर हम चलते हैं। उस पर अब जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेटवर्क पॉलीमर, या इसी को क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कहते हैं। नेटवर्क बहुलक या जाली नुमा बहुलक। यह नाम देखकर ही लग रहा है, नाम ही देखकर लग रहा है कि इसकी संरचना नेटवर्क टाइप की होगी, जाल जैसी होगी। कैसी होगी? जाल जैसी होगी। इसकी संरचना जाल जैसी होगी। एक बात और याद रखेंगे आप इसमें कि यह 3D, इसको त्रिविमीय बोलेंगे, 3D संरचना में व्यवस्थित रहता है। यह 3D संरचना में
व्यवस्थित रहता है, मतलब इसकी जो संरचना होती है वो 3D होती है। आप चारों बगल से इसे देख सकते हैं, पूरा इसकी संरचना जो होती है हर बगल से देखने वाली होती है, हर साइड से देखने वाली होती है। तो 3D संरचना में व्यवस्थित होती है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और साथ में एक और बात आपको याद रखना है कि इसमें मोनोमर्स एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये बात याद रखेंगे। क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ऐसे है, ऐसे, और इसकी संरचनाएं ऐसे आपको मिलेगी, जाल जैसे मिलेगी, जैसे जाल होते हैं जाल जैसे मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो मोनोमर्स है, मान लो यहाँ पे मोनोमर्स हो गया, यहाँ पे मोनोमर्स हो गया, यहाँ पे मोनोमर्स हो गया, वहाँ पे ये सारे मोनोमर्स एक दूसरे से क्रॉस लिंक है। क्रॉस लिंक का मतलब होता है तिरछा तिरछी कटा हुआ है। इसमें जो एग्जाम्पल आएगा, इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बेकेलाइट आ सकता है। बेकेलाइट आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये फिनॉल से बनता है, फिनॉल से बनता है। इसकी संरचना में बेकेलाइट आ सकता है। और दूसरा इसमें आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं मेलामाइन। अच्छा याद रखिएगा, बेकेलाइट से स्विच या होल्डर बनाया जाता है, और मेलामाइन जो होता है इससे ना टूटने वाला कप या प्लेट बनाया जाता है। आपके घर में देखिएगा कप प्लेट कुछ ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक जैसे लगते हैं और टूटते जल्दी नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे होते हैं, तो मेलामाइन हो गया। अच्छा ये क्या होता है, इसकी संरचनाएं कैसी बनती है, इसको बनाएंगे कैसे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारे जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, नायलॉन 6, बेकेलाइट, पोलोथीन, मेलामाइन, इन सब का संरचना हम अगले वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। इसे नोट कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट पोलीमर पे चलेंगे, और नेक्स्ट पोलीमर नहीं, इसको आप टाइप कह सकते हैं, चौथा टाइप है बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर दो प्रकार के यहाँ पे पोलीमर आपको दिख रहे होंगे। एक पोलीमर जो है वो है एडिशनल पोलीमर, और एक है कंडेंसेशन पोलीमर, डेट इज योगात्मक बहुलक और संघनित बहुलक। यहाँ पे दो पोलीमर हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर ये एडिशनल पोलीमर क्या होता है। तो एडिशनल पोलीमर याद रखिएगा, इसमें दो या दो नहीं कह सकते ऐसे, यहाँ पे यह एक या एक से अधिक मोनोमर से बन सकते हैं। यह एक से अधिक मोनोमर से निर्माण होते हैं। मतलब इसका क्या है? मतलब क्या है इसका कि ये जो होते हैं योगात्मक बहुलक, ये एक प्रकार के मोनोमर से भी बन सकता है। जैसे पोलोथीन बनता है तो पोलोथीन केवल इथिन से बनता है, और ये एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से भी बनता है। जैसे नायलॉन 6 दो प्रकार के मोनोमर से बनता है। जैसे बेकेलाइट दो प्रकार के मोनोमर से बनता है, एक फिनॉल और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो हम आगे चलकर उसे बताएंगे कि कैसे सारे पॉलीमर को हम बनाएंगे, उसका यूज कहाँ होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, सब हम आगे चल के बताएंगे। आज हम लोग केवल परिभाषा पढ़ रहे हैं, आज केवल हम डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे पॉलीमर को बनाएंगे, उसकी संरचना बनाएंगे, उसका उपयोग बताएंगे, उसके मोनोमर्स बताएंगे, उसके बारे में हर एक बात, उसके विषय में हर एक बात बताएंगे आपको, ठीक है। पर इसे देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार के मोनोमर्स या एक से अधिक प्रकार के मोनोमर्स से निर्माण हो सकता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बहुलक के निर्माण में छोटे छोटे अणु जो होते हैं, छोटे छोटे अणु कह सकते हैं आप, छोटे छोटे अणु। अच्छा, छोटे छोटे अणु का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे अणु में हो सकता है H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, H2 हो सकता है, O2 हो सकता है। ये कुछ छोटे छोटे अणु हैं। अगर ये निकलते हैं तो संघनित होगा, और नहीं निकलते हैं। बहुलक के निर्माण में छोटे छोटे अणु निर्गत नहीं होते हैं, निर्गत
नहीं होते हैं, याद रखिएगा, इसमें निर्गत नहीं होते हैं। तो ये वैसा बहुलक होता है जब जिसका निर्माण होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में उसमें से अलग कोई पदार्थ छोटे छोटे नहीं निकलते हैं, छोटे छोटे कोई पदार्थ नहीं निकलते हैं, वो योगात्मक बहुलक होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि मान लो कि इथिन, हम पोलोथीन बना रहे हैं तो पोलोथीन इथिन से बनता है, शुरुआत में ही बताए थे, और हम यहाँ पे एन लगाते हैं और यहाँ पे बहुलीकरण करते हैं। बहुलीकरण में एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक यहाँ पे खींचेंगे, एक यहाँ पे खींचेंगे और ऐसे N लगा देंगे। ये है पॉलीथीन है, इसका नाम क्या होगा, ये पोलोथीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जब इथिन से पोलोथीन बना रहे हैं तो कोई भी छोटा छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकला है, आप देख लीजिए, इथिन से जब हम पोलोथीन बनाए तो यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट के रूप में छोटे छोटे अणु बाहर नहीं निकले। तो एडिशनल बहुलक यही होता है। ठीक है, वैसे अगर बात करें, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर हम यहीं पे अगर हम बात करें संघनित बहुलक की बात करें तो संघनित बहुलक में भी अधिकांश इसमें देखा जाता है कि दो या दो से अधिक मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, दो आपस में संयोग करते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक मोनोमर्स आपस में संयोग करते हैं, तब जाकर संघनित बहुलक का निर्माण होता है। और एक छोटा सा और बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके निर्माण में छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं। इसके निर्माण में छोटे छोटे अणु में अभी बताए कौन कौन हो सकता है, H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, H2 हो सकता है, O2 हो सकता है। छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं, मतलब वो कचरा के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में वो बाहर निकलते हैं, याद रहेगा। ठीक है, तो योगात्मक बहुलक वैसे बहुलक होते हैं जिसमें जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो उसमें कोई छोटे छोटे अणु बाहर नहीं निकलते हैं, केवल और केवल बहुलक बनेगा। लेकिन संघनित बहुलक ऐसा है जिसमें छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं और एक हमारा बहुलक भी प्राप्त होता है। जैसे यदि हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ये योगात्मक बहुलक क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइलन 66 इसको बोलेंगे। और नाइलन 66 के निर्माण में जो होता है छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं। नाइलन 6 जो है ये दो प्रकार के मोनोमर से बना होता है। जैसे एक होता है हेक्सेन 1,6 डाईएमीन, एक इससे बनना होता है, और एक एडिपिक एसिड से बना होता है, एडिपिक एसिड। आप ऑर्गेनिक जब पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि ये दोनों क्या क्या होता है। आइए हम दिखाते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक होता है हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, और एक पर और एक 6 पे, एक पर और 6 पे 2 एमीन लगा होगा। तो ऐसे कर सकते हैं NH2 CH2 का होल 6 कर देते हैं, क्योंकि CH2 ऐसे लंबा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो CH2 का होल 6 मतलब CH2 ऐसे लंबा में जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे NH2 होता है। प्लस में एडिपिक एसिड का मतलब 6 कार्बन वाला डाई कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, इसे हम थोड़ा रफ करते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन वाला, जैसे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे होल 4 कर दे रहे हैं। 1 कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन यहाँ पे, 5 और 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे N लगा देंगे और यहाँ भी N लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा देखना है।
यहाँ पे जो NH2 है, NH2 इसको हम NH एक पास कर देते हैं और एक H बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। और आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी वही करेंगे हम, यहाँ भी वही करेंगे। जहाँ पे N के पास 2 H है, एक H रहने देंगे और एक H बाहर खींच लेंगे। अब आप जानते हैं कि दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब जाके पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो दोनों की संख्या हमको n लेनी पड़ेगी, तो इसके वो n ले लेंगे, यहाँ पे n ले लेंगे, n ले लेंगे। और यहाँ से देखिए OH और H, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH और H है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा H2O, और एक बाहर से भी निकालना है, यहाँ से भी आपको H2O निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक H2O यहाँ से और एक H2O यहाँ से, तो यहाँ पे 2NH2O बाहर हो जा रहा है, और जो बचा उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे NH बचा, आप देखिए यहाँ पे NH बचा, NH, यहाँ पे NH बचा, और NH यहाँ पे बचने के बाद यहाँ पे वैलेंसी खाली है, H तो निकाल दिए हैं, तो एक खींच देंगे ऐसे, और यहाँ पे CH2 का होल 6 है, फिर यहाँ पे NH है, और यहाँ से H और OH निकल गया है। अब बचा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से तो निकल चुका है, ये वाला तो निकल चुका है, तो ऐसे छोड़ देंगे वैलेंसी, और खींच कर क्या लगा देंगे N, क्योंकि दोनों N में है तो दोनों में N लगा देंगे। अब देखिए जब ये ADP के साइड और हेक्सेन 1,6 आपस में जुड़ा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा अणु बाहर निकला जो H2O है, निकल रहा है ना, ये बाहर निकला तब जाके बना, और इसी को हम लोग बोलेंगे नाइलन 6,6। अच्छा, इसे नाइलन 6,6 क्यों बोलते हैं? ये 6 कार्बन से बना है, 6 कार्बन इसमें है और 6 कार्बन इसमें है, इसीलिए इसे नाइलन 6,6 कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है आपका वो है 5वां नंबर, आणविक बल के आधार पर, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो कि एक कोई ये पदार्थ है और इसके अंदर विभिन्न कण हैं, इसके अंदर विभिन्न कण हैं, और इन कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, जो इन कणों के बीच खिंचाव बल लगता है, एक दूसरे को ये पकड़ के जिस बल से रखे रहते हैं, उसी बल को बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल या इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। चलिए, इसके आधार पर ही हम, इस फोर्स के आधार पर ही हम कई वर्गों में इसे बांटे हैं। पहला है एलास्टोमर्स। एलास्टोमर्स जो है, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए, एलास्टोमर्स जो है इसके कणों के बीच जो अंत आणविक आकर्षण बल होता है, अंत आणविक आकर्षण बल मतलब इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं, जो कण होते हैं, उन कणों को खींच कर रखने वाला जो बल होता है वो याद रखिएगा कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है? कमजोर होता है, याद रहेगा, कमजोर होता है, ठीक है। और कमजोर होता है, और एक और बात याद रखिएगा, ऐसे जो बहुलक होते हैं, ऐसे जो पॉलीमर होते हैं, इनमें प्रत्यास्था पाया जाता है, इनमें प्रत्यास्था पाया जाता है। प्रत्यास्था का मतलब पाया जाता है, प्रत्यास्था का मतलब होता है कि ऐसे बहुलकों में खिंचाव ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो एलास्टोमस ऐसे बहुलक होते हैं जिनको खींचने पर, तानने पर, इसे लमड़ाने पर ये खिंचा जाता है, ये लमड़ जाता है, ठीक है। तो प्रत्यास्था पाया जाता है, और इसके कणों के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो बल लगता है जिसमें वो कणों को खींच कर रखता है, वो कमज़ोर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे, प्राकृतिक रबड़। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो एक प्रकार का एलास्टोमर्स है, ठीक है। फाइबर्स क्या होता है? फाइबर जो होता है, याद रखिएगा बाबू, इसके कणों के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब इनके कणों के बीच ये वाला जो फोर्स लगता है, अंत आणविक आकर्षण बल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं,
ये थोड़ा मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है। इसके तुलना में तो मजबूत होता है फाइबर्स का। तो इलास्टोमर्स में जो बल होता है, अंतराणविक आकर्षण बल होता है, वो कमज़ोर होता है, और फाइबर्स में अंतराणविक आकर्षण बल मतलब इसके कोणों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, लेकिन इसमें इससे अलग बात क्या है कि इसमें प्रत्यास्था नहीं पाई जाती है। प्रत्यास्था का मतलब तन्यता कह सकते हैं, खिंचाव कह सकते हैं। खिंचाव नहीं पाया जाता है इसमें, खिंचाव नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है। इसमें खिंचाव पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है नाइलन 6 हो सकता है। इसका एग्जाम्पल नाइलन 6 हो सकता है, ये हो सकते हैं। अच्छा, ये नाइलन 6, ये प्राकृतिक रबड़, ये सब क्या होता है? सारे एग्जाम्पल को, सभी एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में पूरे डिटेल तरीक़ा से करके दिखाएंगे। आज केवल हम लोग परिभाषा और बहुलकों के बारे में, विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, ये आणविक बल के आधार पर एक हो गया इलास्टोमर्स और एक हो गया फाइबर्स। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा छोटू, यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि ये तीसरा जो इसका प्रकार है बलों के आधार पे, कोल्ड सेटिंग पॉलीमर है। ये कोल्ड सेटिंग पॉलीमर, कोल्ड होने पे सेट कर जाने वाला पॉलीमर होता है। अच्छा, कोल्ड सेटिंग पॉलीमर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कोल्ड सेटिंग वैसा पॉलीमर होता है जिसे आप गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है, और ठंडा करते हैं तो वो कठोर होने लगता है। गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ऐसे बहुलकों को हम कोल्ड सेटिंग कहते हैं। जैसे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे कि पॉलीथीन हो गया, और पॉलीथीन को जैसे आप आग में डालते थे तो पिघल जाता था, मुलायम हो जाता था, और हम उसे हाथ से ऐसे गोलियां के गोली जैसा बनाते थे। और जैसे उसका शेप बिगड़ जाता था तो पुनः हम आग में डाल के उसे गर्मा कर पुनः उसे रीशेप करते थे और नए शेप में बनाते थे। तो पॉलीथीन का हम लोग बॉल बनाना, अलग अलग शेप बनाना, अलग अलग आकृति का पदार्थ बनाना हम लोग गर्म करके, आग में गर्म कर करके बनाते थे, और वही ठंडा जब हो जाता था तो वो कठोर हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं ये गर्म पर मुलायम हो जाते हैं। गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ठंडा करने पर कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। तो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। अच्छा, आप इसका रीशेप कर सकते हैं, इसका रीशेप किया जा सकता है, रिसेप्ट किया जा सकता है, मतलब इसके आकृति को बदल सकते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, पुनः मुलायम कर और उसे दूसरे आकृति में डालकर और पुनः ठंडा देंगे, कठोर हो जाएगा। तो इसे आप रीसेप कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा छोटू, इसकी जो संरचना होती है वो रैखिक टाइप की होती है। कैसी होती है? रैखिक टाइप की होती है, लीनियर होती है। जो इसकी संरचना होती है ये लीनियर होती है, रैखिक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये जो पॉलीमर हैं ये सारे के सारे सब के सब कोल्ड सेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? यही 10 बजे से है, उसमें चल जाओ बनी अभी थोड़ी देर के लिए। 10 बजे से है क्लास, तुम लोग को पता नहीं है? नहीं पता था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऑफिस में बैठो। सॉरी फॉर डिस्टर्ब इट। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये कोल्ड सेटिंग से ठीक विपरीत होता है। थर्मोसेटिंग ऐसा पॉलीमर होता है, यदि आप इसे गर्म करते हो, एक बार गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद ये तुरंत सेट कर जाता है, और सेट करने के बाद पुनः इसे पिघलाना या मुलायम करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बर्तन, आजकल का जो बर्तन आ रहा है, आजकल का जो नया ज़माना का बर्तन आ रहा है, उसमें मेलामाइन का कह रहे हैं, टेफ्लॉन का कोटेड चढ़ा रहता है, या उसका जो बेट होता है वो प्लास्टिक जैसा आपको दिखता है। लेकिन वो जब बेट को उस पर चढ़ाया जाता है, उस हैंडल को जब चढ़ाया जाता है उस पर, तो वो पिघला कर ही चढ़ाया जाता है, गर्म करके ही चढ़ाया जाता है। और जब उसको गर्म करके चढ़ा दिया जाता है, एक बार उसको फिट कर दिया जाता है, तो पुनः वह निकलता नहीं है, या कितना भी आप बर्तन को गर्म करते हो तो उसका बेट जो है, जो प्लास्टिक का होता है, वो पिघलता नहीं है। तो वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो यह गर्म करने पर सेट कर जाता है, सेट
कर जाता है, याद रखिएगा। एक बार आप गर्म करेंगे तो सेट कर जाएगा। और मजबूत भी होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है, मजबूत होता है। एक बात और याद रखिएगा, यह विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब विद्युत रोधी भी होता है और ऊष्मा रोधी भी होता है। विद्युत रोधी भी होता है और ऊष्मा रोधी होता है। विद्युत रोधी ऊष्मा रोधी का मतलब क्या होगा कि मतलब ना विद्युत का प्रवाह करेगा और ना ही ऊष्मा का प्रवाह करेगा। मतलब उसे पकड़ने पर ऊष्मा की गर्मी आपको नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल में कौन से आ सकते हैं? ऐसे एग्जाम्पल में आपको बेकेलाइट में आ सकता है, बेकेलाइट हो सकता है जिसका स्विच बनता है, होल्डर बनता है। इसके एग्जाम्पल में आप मेलामाइन को ले सकते हैं, मेलामाइन को ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप टेफ्लॉन को ले सकते हैं। ये जितने भी आप पॉलीमर देख रहे हैं ये सब के सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल पॉलीमर, मोनोमर्स, उसके टाइप्स, जितने भी टाइप्स में परिभाषा है सबको देखें, उसके एग्जाम्पल को समझे, उसमें अंदर जितनी भी बातें थी सबको समझे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो बार बार हम बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, पोलोथीन, ये तरह तरह के पॉलीमर का नाम लिख रहे हैं, ये सब के सब पॉलीमर कैसे बनते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है।